आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का पार्ट 4 देखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के पार्ट 3 में हमने डिटेल्स में जाना कौन कौन से थ्योरी और कंसेप्ट्स थे और कौन कौन से साइंटिस्ट या फिलोसोफर्स ने वो दिया। आज हम लोग जानेंगे ग्रिगोर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल का जो जीवन काल रहा डैट इज 1822 टू 1884, 1822 से 1884। जीते जी उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए पी प्लांट को लेके, क्या आप जानते हैं उन्होंने सिर्फ पी प्लांट पे ही एक्सपेरिमेंट नहीं किया, और भी कई जानवरों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। सबसे ज़्यादा उनका इंटरेस्ट पी प्लांट पे था और हनी बीज में भी था। मधुमक्खियों में हनी बीज को लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे, माइस को लेकर भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे। सो उनका एनिमल्स में भी उतना ही इंटरेस्ट था जितना प्लांट्स में था, लेकिन एनिमल्स में कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स कर पाना और उनको सही स्टडी कर पाना वो कंपैरेटिवली काफ़ी मुश्किल होता है। पी प्लांट का जो चुनाव उन्होंने किया था वो काफ़ी फ़ायदे वाली बात रही, जिसमें उन्हें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए गए, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स उन्हें मिले। यहाँ थोड़ा सा जानेंगे मेंडल्स के बारे में। यहाँ पर हम ब्रीफ जानेंगे मेंडल के बारे में। ग्रिगोर जॉन मेंडल 1822 टू 1884। आइए देखते हैं ग्रिगोर जॉन मेंडल के बारे। ही ग्रीव अप ऑन द फार्म इन हाइंसिस, formerly which was then a part of Austria and is now a part of the French Republic. As a young boy, he worked with his father grafting trees to improve the family orchard. He grew up on a farm in हाइंसिस, जो कि इस समय में चेक रिपब्लिक में है, पहले ऑस्ट्रिया का पार्ट हुआ करता था। इसलिए अपने कई बुक्स में ग्रेट ऑस्ट्रिया है वो। एज अ यंग बॉय ही वर्क विथ हिज फादर ग्राफ्टिंग ट्रीज टू इम्प्रूव द फैमिली ऑर्किड। जो उनकी पारिवारिक स्थिति थी, जो उनकी फैमिली की कंडीशंस थी, वो बहुत खुशहाल नहीं थी। उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ा। तो अक्सर वो अपने फादर के साथ, अपने पिताजी के साथ, अपनी फैमिली की फॉर्म्स में उनकी मदद किया करते थे, खेती बाड़ी में भी और एनिमल हस्बेंड्री में भी। Now see, a rural upbringing taught him plant and animal husbandry and inspired an interest in nature. उनका जो अपना बचपन बीता था, जो रूरल अपब्रिंगिंग रही उनकी गांव देहात में, जैसा कि हम कह सकते हैं, उन्होंने बचपन से ही जो शिक्षा पाई थी वो काफ़ी फायदेमंद रही। डैट इंस्पायर्ड ऑन इंटरेस्ट इन नेचर, जिसके कारण उनका नेचर में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहा। और जब बचपन से ही इंसान ये सारी कुछ देखी होती है, किस तरह से पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, किस तरह से उनमें खाद डाली जाती है, किस तरह से उनका रख रखाव करना है, तो नेचुरली एक इंटरेस्ट भी बना रहता है उस चीज़ में, और उसका सही ज्ञान भी होता है। यहाँ तक क्लियर है? राइट।
अब देखते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या मटेरियल चुना था, आइए जानते हैं। मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी, एडिबल पी, पायसम सैटिवम, जिनका क्रोमोसोम नंबर था 2n = 14। उन्होंने क्या मटेरियल चुना, उस प्लांट का नाम आपको पता होना चाहिए। उस प्लांट का नाम था मटर, एडिबल पी जो है, यहाँ देखते हैं बोटानिकल नेम उसका पायसम सेटाइवम, एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका क्रोमोसोम नंबर है जो कि है 2n = 14। हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से पार्टिकुलर क्रोमोसोम्स पर कौन कौन से कैरेक्टर के लिए वे फैक्टर कह रहे थे वो प्रेजेंट थे, राइट है। अब हम लोग जानेंगे वाई पी प्लांट। मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों लिया, ये मटर का पौधा ही क्यों चुना। मेंडल ने व्हाट वाज द स्पेशल रीजन एंड इस बात के फायदे क्या रहे उन्हें। मेंडल ने पी प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किया जिसने जेनेटिक्स की नींव रख दिया, जिससे पूरा आगे जाकर इतिहास ही बदल डाला जेनेटिक्स को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं। वेल नाउ वी कम टू द एडवांटेज ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट्स। दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ शॉर्ट लाइफ स्पेन। सबसे पहला क्या है, पी प्लांट जो है मटर का पौधा, शॉर्ट लाइफ स्पेन है, कम समय में ही अपनी अगली जनरेशन की स्टडी करने का मौका मिलता है। तो शॉर्ट लाइफ स्पेन होने का ये फ़ायदा है, अगर वो कोई ऐसा एनिमल चुनते, मान लीजिए वो स्टडी करने जा रहे हैं एक डॉग की सैकड़ों जनरेशन्स की, या उससे भी बड़े एक जानवर की सैकड़ों जनरेशन्स की, या ऐसे कोई पौधा वो चुनते हैं जिसका लाइफ स्पेन इतना लंबा, इतना ज़्यादा होता, और कब वो जाकर रिप्रोडक्टिव एज तक पहुँचते और कब उसकी अगली जनरेशन्स को स्टडी कर पाते, तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो जो भी आप एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चुनते हैं न, वो ऐसा होना चाहिए जिसका रख रखाव भी आसान हो। तो शॉर्ट लाइफ स्पेन था। अब आइए देखते हैं इजी ग्रोथ एंड मिनिमम आफ्टर केयर। अब है इजी ग्रोथ एंड मिनिमम आफ्टर केयर, वही बात जो हमने अभी जाना, जो आसानी से ग्रो कर जाएगा और बहुत ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत नहीं है उसमें। अब देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर वेराइटीज़। इसमें प्योर वेराइटीज़ का क्या अर्थ है, आइए जानते हैं। जैसे उन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडी की है, टॉल है, ड्वार्फ है, फ्लावर की पोजीशंस टेल है, ड्वार्फ है, फ्लावर की कलर, एंड देन पॉड का साइज की जो शेप है, इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रिक्टेड, तो वो प्योर वेराइटीज ऑब्टेन कर पाए थे। उनको सेल्फ पॉलिनेट करा करके जो एक प्योर वेराइटी अवेलेबल हो रही थी, ये उसकी एक एडवांटेज रही। अब देखते हैं इजीली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। दैट मीन्स इजीली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, तो जो कैरेक्टर्स थी एकदम कंट्रास्टिंग थे कि अगर एक पौधा वो टॉल है तो उसके कंट्रास्ट में ड्वार्फ है, बीच में इंटरमीडिएट वेराइटीज नहीं है,
ऐसा इट गोज फॉर द पोजीशन ऑफ द फ्लावर एक्जियल है या टर्मिनल है, राउंड येलो सीड्स हैं या रिंकल्ड ग्रीन सीड्स हैं। तो कंट्रास्ट मिल रहा था, बिल्कुल इतना क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ हम देख सकते हैं मटर का एक पौधा को। यहाँ आप सब देख सकते हैं एक पौधे में मटर फला हुआ है। तो अब हमारा नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। डैट मीन्स उन फ्लावर्स में वो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स करा पाए। अब आगे पढ़ेंगे किस तरह से जो सेल्फ पॉलिनेट होने वाला वो प्लांट था उसको वो क्रॉस पॉलिनेट भी कर पाए, राइट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक में से हटा दिया, दूसरे प्लांट से जो है पोलिन ग्रेन्स लेकर उसको फर्टिलाइजेशन कराया। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग कर पाना भी उस प्लांट में आसानी से संभव था, तो ये भी एक एडवांटेज रही। एंड देन सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है इस प्लांट में, ये भी बहुत ज़रूरी था। तो ये सेल्फ पॉलिनेट भी हो जाता था और क्रॉस पॉलिनेट उसे आर्टिफिशियल तरीके से उन्होंने खुद कराया। एंड देन F1 हाइब्रिड्स आर फर्टाइल। डैट मीन्स F1 हाइब्रिड जो बने थे वे भी फर्टाइल थे। नाउ ये बात भी बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं नेचुरल जो हो इतनी आसानी से हाइब्रिड्स की फॉर्मेशंस को परमिट नहीं करता है। हाइब्रिड्स हम एनिमल्स में भी पढ़ेंगे। एनिमल्स में तो जो हाइब्रिड्स हैं वो जनरली स्टेराइल होते हैं। हम म्यूल हिडी के हाइब्रिड भी पढ़ेंगे आगे। बिकॉज नेचर डजंट अलाउ द परमिट द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड्स अंडर नेचुरल कंडीशंस। बिकॉज हर स्पीसीज का अस्तित्व, हर स्पीसीज की इंटीग्रिटी मेंटेन्स रहनी चाहिए। ये बातें भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या अलग अलग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स होती है which doesn't allow the members of two different species to breed, right? लेकिन यहाँ पर हम लोग अलग अलग स्पीसीज की बात नहीं कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेड्स स्टडीज बाय मैंडल्स। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जेनेटिक्स में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम जानेंगे। कैसे धीरे धीरे ट्रांजिशन करते करते मेंडल से डार्विन की तरफ हम पहुँचेंगे और हम आगे देखेंगे दोनों में क्या कनेक्शंस हैं, दोनों के बीच में, जेनेटिक्स और इवोल्यूशंस के बीच में। वेल, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या क्या स्टडी कर रहे हैं, देखिए आइए हम देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला है स्टेम हाइट। पौधे की जो हाइट है एक फैक्टर उन्होंने ये लिया। दूसरा फैक्टर है फ्लावर का कलर। एंड देन तीसरा है फ्लावर का पोजीशन। जो कंट्रास्टिंग है वो याद रखनी है हमें। When you talk about stem height, there is a tall plant and there is a dwarf plant. कौन से क्रोमोजोम्स पर वो कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर के लिए फैक्टर्स मीन्स जीन्स प्रेजेंट हैं वो भी दिया हुआ है इस टेबल में। यहाँ पर सब कुछ ध्यान से देखिए। सबसे पहले कैरेक्टर है, फिर डोमिनेंट है, रिसेसिव है एंड क्रोमोजोम नंबर है। देन उसके बाद है फ्लावर का पोजीशन एंड देन उसके बाद पोट साइज। उसके बाद है पोट का कलर,
pod color, seed shape, seed color। आइए हम लोग इसे एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स स्टडीज बाय मैंडल्स। यहाँ हम एक तरफ उनके कैरेक्टर और एक तरफ उनकी फिगर को देख सकते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं। अब आइए देखते हैं इस स्लाइड में। इस स्लाइड को हम अच्छे से स्टडी करते हैं। देन सबसे पहले है स्टेम का हाइट। देयर इज अ टेल प्लांट एंड देयर इज अ ड्वार्फ प्लांट। कौन से क्रोमोजोम्स पर वो कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स के लिए फैक्टर्स मीन्स जीन्स प्रेजेंट हैं वो भी दिया हुआ है यहाँ पे। देन फ्लावर का कलर वायलेट एंड वाइट। ये जो बीच में लेटेस्ट है ना, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। नाउ सी, यहाँ हम देख सकते हैं कैरेक्टर, डोमिनेंट, रिसेसिव एंड क्रोमोजोम नंबर। इस टेबल को ध्यान से देखिए और इसे आप सब याद कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्टेम हाइट टॉल एंड ड्वार्फ, फ्लावर कलर वायलेट एंड वाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल, pod shape inflated and constricted, pod color green and yellow, seed shape round and wrinkled, seed color yellow and green। देन हमें ध्यान में ये सब रखना है जब हम आगे मेंडल की क्रॉसेस के बारे में जानेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो उसमें हम ये लेटर्स जो लिखे हुए हैं ना, उन लेटर्स का भी यूज होगा। यहाँ हम देख सकते हैं। देन फ्लावर का पोजीशंस कैसा रहा, एक्सियल पोजीशंस या टर्मिनल पोजीशंस। एंड देन पोड का शेप इन्फ्लेटेड है एंड कंस्ट्रिक्टेड है। आप सब इन वर्ड्स को याद कर लीजिए, आगे देखेंगे इसका मतलब क्या है। इन्फ्लेटेड मतलब क्या है एंड कंस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है। एंड देन पोड का कलर अभी हमने देखा ग्रीन एंड येलो। एंड देन सीड का शेप राउंड एंड रिंकल्ड। एंड देन सीड का कलर येलो एंड ग्रीन। डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ये दोनों आपको ध्यान में रखने होंगे। सो दिस टेबल इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये आप सब ध्यान में रखिएगा। यहाँ हम उन्हीं कैरेक्टर्स को डायग्रामेटिक वे में देख सकते हैं। नाउ लेट अस सी, दिस इज एंड also one, this is। so इस डायग्राम को मैंने गूगल से लिया है। यहाँ देखिए कैरेक्टर ले रहे हैं, हाइट उसके अंदर जो वेरिएंट मिल रहे हैं वो हैं टेल हाइट, ड्वार्फ हाइट, बड़ा पौधा और छोटा पौधा दोनों दिख रहे हैं। फ्लावर का कलर पर्पल है एंड वाइट, इस फिगर में क्लियर दिख रहा है, आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर हमें सीड का कलर येलो एंड ग्रीन, दो वेरिएंट्स हैं। सीड का शेप राउंड एंड रिंकल दाने वाला है, जो है मटर के, वो भी दिख रहे हैं। पोड का कलर ग्रीन एंड येलो दिख रहा है। एंड पोड का शेप स्मूथ एंड कंस्ट्रिक्टेड कह दीजिए, या इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रिक्टेड हम कह सकते हैं, फूला हुआ या कंस्ट्रिक्ट वाला। इस फिगर में हम सब क्लियरली देख सकते हैं। इस वीडियो में आज इतना ही।